दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो या तो आप किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लेते हो, या आप लॉटरी जीतने की कोशिश करते हो, या उसकी उम्मीद करते हो, या फिर आप एक हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाता कि किसी अमीर इंसान से शादी कैसे करें। लेकिन ये वीडियो उन फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में है जो चुपचाप आपको गरीब बनाए रख रही हैं। हो सकता है आपको खुद भी इसका पता ना हो, और अगर आप इन ट्रैप से बाहर निकल जाते हो तो चांसेस है कि आप भी अमीर बन जाओगे। अब बिना किसी और देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैप नंबर 1, पेइंग योरसेल्फ लास्ट। जब सैलरी आती है तब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और एक सडन सुकून का एहसास होता है। हर किसी को होता है। तब आप सबसे पहले क्या करते हो? हम में से ज़्यादातर लोग सबसे पहले अपने घर का इंटरेस्ट चुकाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बैंक मैनेजर की सैलरी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। फिर शायद वो कार डीलर को अपने कार इंस्टॉलमेंट के पैसे देते हैं। फिर वो किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहाँ पे वो शेफ़ और क्यूट वेट्रेस को पैसे देते हैं टिप के रूप में। उसके बाद वो शूज़ ले लेते हैं जो वो कब से देख रहे थे, और इससे शूज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और अमीर बनाते हैं। जब तक महीना ख़त्म होता है तब तक वो अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या खुद के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। और उनका रिएक्शन होता है, क्या, कैसी सेविंग्स? मैं तो सेव ही करने वाला था, लेकिन वो चलो शायद अगले महीने कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है, खुद को सबसे आखिरी में पैसा देना। ज़्यादातर लोग सेविंग को एक ऑप्शन चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे अगर कुछ बचा तो ठीक है, नहीं तो चलता है। असलियत ये है कि ज़्यादातर केसेस में कुछ बचता ही नहीं है। इसके बजाय इस प्रोसेस को आप थोड़ा उल्टा करो। पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही सैलरी आई सबसे पहले एक फिक्स्ड परसेंटेज अलग करके रखो। मान लो आपकी सैलरी का 10% आपको अलग करके रखना है किसी और चीज़ पे खर्चा करने से पहले। बेहतर ये होगा कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि वो पैसा सीधे आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। इसे एक बिल की तरह ट्रीट करो जो आप अपने फ्यूचर वाले को आपको देना है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बिल समझो, क्योंकि पैसा बनाने के प्रोसेस में ये सबसे ज़रूरी है। अगला फाइनेंशियल ट्रैप तो बिल्कुल ही बेकार और बेवकूफ़ी भरा है, फिर भी हर दिन लाखों लोग इसके शिकार बन जाते हैं। ट्रैप नंबर 2, बाय नाउ पे लेटर। मैं समझ सकता हूँ कि एक नया फ़ोन बिना तुरंत पैसे दिए मिल जाना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये मत करो, बिल्कुल भी मत करो। मैं यहाँ उस डेब्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने परिवार के लिए घर लेने के लिए लेते हो। मैं उस क्रेडिट की बात कर रहा हूँ जो लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी बेकार ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए लेते हैं जिनकी रीसेल वैल्यू ही नहीं होती, जैसे कि वेकेशंस। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बाय नाउ पे लेटर वाले कंपनीज ये ऑफर्स इसलिए नहीं देती क्योंकि वो किसी पर दया कर रही हैं। वो कोई दान या चैरिटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कंपनीज लोगों की खराब पैसों की आदतों पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये कंपनीज उन चीज़ों को खरीदना आसान बना देती हैं जो आप असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कई लोग पेमेंट मिस करेंगे या अपना बजट हद से ज़्यादा खींच लेंगे। और तब असली कमाई शुरू होती है इन कंपनीज की, जहाँ पे आपको पैसा भरना होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। कभी कभी तो 30% तक का इंटरेस्ट भी चला जाता है, ऊपर से छुपी हुई लेट पेमेंट्स वाली फीस अलग से। ये जो पैसा चूसने वाली कंपनीज हैं उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी बेस पर होता है। इसीलिए बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन छोड़ दो और सिर्फ डेबिट कार्ड या कैश का यूज़ करो। इससे आपके पैसे पर आपका कंट्रोल बना रहता है और आप 100% इंटरेस्ट फी से बच जाते हो सकता है कि आप इन दोनों गलत आदतों से दूर ही रहते हो। अगर ऐसा है तो आप बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं हो। अगर आप बची हुई 8 गलतियों में से सिर्फ एक में भी गलती कर गए तो ये आपके फ्यूचर के पैसों को चुरा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैप नंबर 3, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। मान लो आप अपने 30s में हो और आप एक 30 लाख रुपए का कार अफोर्ड कर सकते हो। क्या आपको ये कार खरीद लेनी चाहिए? सोचो, क्या आपको वाकई इसकी ज़रूरत है? क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि आपको इस कार की ज़रूरत नहीं, बस चाह है।
और ज़रूरत और चाह में फ़र्क होता है। हो सकता है एक 10 लाख वाली सिंपल कार भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए काफ़ी हो। ये जो 20 लाख का फ़र्क बचा उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप अभी अपने 30s में हो तो जब तक आप 60s तक पहुंचोगे वो पैसे बढ़ के शायद 3 से 4 करोड़ बन चुके होंगे। और इसके बदले आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? आपने अपना शो ऑफ वाला लाइफस्टाइल। बात सिंपल है, जो चीज़ आपको ज़रूरत के लिए चाहिए उसी को खरीदो। ये मत देखो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप टेक्निकली क्या अफोर्ड कर सकते हो। ट्रैप नंबर 4, जस्ट सेविंग। हर महीने पैसे बचा पाना असल में एक दो तरफा फॉर्मूला होता है। पहला स्टेप होता है पैसे कमाना और दूसरा स्टेप होता है उस कमाए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा बचाना। मैं देखता हूँ कि लोग दूसरे स्टेप में काफ़ी मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं और डेडिकेशन लगाते हैं, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन अगर आप पैसे कमाने वाले पहले स्टेप को इग्नोर करते हो तो आप एक पॉइंट के बाद रुक जाते हो, क्योंकि खर्च तो हमेशा के लिए काटना पॉसिबल नहीं होता। एक लिमिट होती है जहां आप और बचा नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। रोज़ अपना लंच घर से ले जाना, महंगी कॉफ़ी से बचाव करना और हर छोटी चीज़ पर बेस्ट डील ढूंढना, ये सब गलत नहीं है। लेकिन अगर इन सब छोटी बचतों के चक्कर में आप इनकम बढ़ाने का मौका ही भूल जाते हो तो ये बस एक एवरेज लेवल की सोच रह जाती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं। इसलिए कभी कभी ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट से लंच ले लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है। और जो समय आप लंच बनाने में बचा लेते हो उसे यूज़ करो अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने में। एक काफ़ी फेमस इन्वेस्टर है जो बगीचे का एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बगीचे के फूल खिलते रहें तो सिर्फ घास फूस काटने से काम नहीं चलेगा। आपको बीज भी बोने होंगे, पानी भी देना होगा और धूप भी देनी होगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अननेसेसरी खर्चों को काटना काफ़ी नहीं, बल्कि इनकम बढ़ाना भी ज़रूरी है। ट्रैप नंबर 5, रीसेटिंग कंपाउंडिंग। चलिए सीधा बोलते हैं, अगर आप इस वीडियो में दिए गए एडवाइस को फॉलो करते हो तो आप अमीर बन जाओगे। सवाल सिर्फ ये है कि कितने अमीर बनोगे। हम ये सिर्फ थोड़े पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, हम तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और वैसे भी अमीर बनने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि गोल होता है वो मुकाम हासिल करना जो एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में एक्सप्लेन किया गया है। पर इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो अमीर ज़रूर बनोगे, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के इस साइलेंट मैजिक के बीच में एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर दोगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को रीसेट कर दोगे और फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा एक साथ निकालने वाला कॉमन रीज़न होता है कार और घर। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि महंगी कार लेना आपके वेल्थ के लिए नुकसान का काम करता है। लेकिन घर का क्या? बिल्कुल, रहने के लिए एक जगह तो चाहिए ही होती है, पर क्या आप घर खरीदने का प्लान थोड़े साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? क्योंकि चांसेस ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके नए घर की वैल्यू बढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर आपने 1890 में एक घर खरीदा होता और 135 साल तक जिंदा रहे होते तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपका सिर्फ 3.4% ईयरली रिटर्न मिलता। लेकिन अगर आपने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया होता तो आपको मिलता 9.3% का रिटर्न हर साल। सुनने में लगता है सिर्फ 6% का डिफरेंस है, इसमें क्या बड़ी बात है, पर असल में ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। पर हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने वही पैसा घर में डालने के बजाय स्टॉक मार्केट में डाला होता तो आज आप 2000 गुना ज़्यादा अमीर होते। अब कुछ लोग कहेंगे आजकल लोग सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करके भी रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। 1890 में भी अगर आप ऐसा करते तो भी स्टॉक मार्केट का फ़ायदा घर के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा होता। हाँ, हो सकता है कि रेंट पर रहना थोड़ा महंगा पड़ता हो उसी लेवल की प्रॉपर्टी के लिए, पर फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस कवर करना मुश्किल है। तो कोशिश करो कि घर खरीदने का डिसीजन कुछ साल के लिए पोस्टपोन करो, या कम से कम घर के लिए पैसे ऐसे मत उड़ाओ जैसे कल आएगा ही नहीं।
समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है दूसरे इंटेलिजेंट लोगों के साथ डिस्कशन करना। और अगर आप हाउसिंग वर्सेस स्टॉक मार्केट वाले पॉइंट से एग्री नहीं करते तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वैसे वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर के इस टॉपिक पर अलग अलग व्यूज़ हैं। इसका मतलब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। ट्रैप नंबर 6, पोस्टपोनिंग इन्वेस्टिंग। आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करने के लिए अब बहुत बूढ़े हो गए हो, या शायद आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, या फिर आपके पास बहुत कम पैसा है। इन सब बातों को भूल जाओ और बस शुरू करो। असली बात यह है कि इन्वेस्टिंग के लिए जितना डिले आप करोगे उतना ही लॉस आपके फ्यूचर में होगा। जितनी जल्दी आप शुरू करते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ाने के लिए टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक पुरानी बात अभी भी 100% सही है। सबसे अच्छा टाइम कल था, दूसरा अच्छा टाइम आज है। आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत पैसे चाहिए होता है। ऐसा सेट करो कि जैसे ही आपकी सैलरी बैंक में आए वो पैसा खुद ब खुद किसी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस की आदत डालो और याद रखो, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना होगा। अगर आप किसी इमरजेंसी गोल के लिए, जैसे कि 6 महीने बाद हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जोड़ रहे हो या शादी के लिए जमा कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट से दूर रहो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए सेफ नहीं होता। ट्रैप नंबर 7, फेलिंग टू मेजर। मुझे लगता है कि आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होता कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। हाँ, आपको पता होता है कि किराए का कितना पैसा जा रहा है या होम लोन का EMI, लेकिन बाकी पैसे कहाँ जा रहा है वो क्लियर नहीं है। सोचो, एक बाल्टी है और उसमें जो पानी है वो आपका पैसा है। आप रोज़ 9 से 5 काम करते हो और उस बाल्टी में थोड़ा थोड़ा पैसा भरते हो, फिर भी वो बाल्टी कभी फुल नहीं होती। अजीब लगता है ना? आप सोचते हो क्यों नहीं भर रही। तब आपका एक दोस्त आता है और बोलता है, अरे भाई, बाल्टी के नीचे तो छेद है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और सब लोग इतने लकी नहीं होते कि कोई दोस्त उनको ये सब बताए। लेकिन सच तो ये है कि बहुत लोगों की फाइनेंशियल बाल्टी में छेद होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। एक गोल्डन रूल है ज़िंदगी का, जो चीज़ आप मेजर करते हो वो आप मैनेज कर सकते हो। मैं आपको एक स्कूल का किस्सा सुनाता हूँ जिसमें सीनियर स्टूडेंट ने सिगरेट पीने के नुकसान फाइनेंशियली कितना हो सकता है वो बताया था। उसका मैसेज ये था कि एक लड़का, मान लो उसका नाम राहुल था, जो 15 साल की एज में रोज़ आधा पैकेट सिगरेट पी रहा था, जिसकी वजह से अब वो बीमार भी था और राहुल अपने एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं करता था। उसको पैसे की कमी भी थी। और दूसरा लड़का, मान लो मोहन, उसने कभी स्मोक नहीं किया और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखता था और रेगुलरली अपने पैसे का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता था। कुछ टाइम बाद मोहन ने नोटिस किया कि वो अब फरारी भी अफोर्ड कर सकता है। आप शायद स्मोक नहीं करते हो, लेकिन अगर आप अपना खर्चा ट्रैक करोगे तो आप भी एक सीक्रेट डिस्कवर कर पाओगे जिससे आप फरारी या एक रीजनेबल कार खरीद पाओगे। और अगर आपको फरारी ज़्यादा शो ऑफ लगता है तो बस इतना ध्यान रखो कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन पॉइंट ये है कि खर्चा ट्रैक करना ज़रूरी है। ट्रैप नंबर 8, कीपिंग अप विद द जोनेसेस, मतलब दूसरों को देखकर खुद का खर्चा बढ़ा लेना। वॉरेन बफेट के दोस्त चार्ली मुंगर ने जो चीज़ बताई है वो है एक अर्ज या लालच जो हर जगह मिलती है। आप दूसरों के स्टैंडर्ड के साथ अपने आप को मैच करने की कोशिश करते हो, जैसे कि आपके दोस्त की कोई लग्जरी वेकेशन हो या पड़ोस ने कोई नई गाड़ी ले ली हो। आप जैसे ही किसी और का पैसा उड़ाना देखते हो, तब जो कार आपको 1 मिनट पहले तक ठीक थी, अब आपको लगने लगता है कि मैं भी एक नई गाड़ी ले लूँ क्या, चाहे उसके लिए आपको अपनी सेविंग तोड़नी पड़े या लोन लेना पड़े। ये जलन एक कभी ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इससे लड़ना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप ये आदत छोड़ देते हो तो आपको डबल फ़ायदा होगा। जब आप दूसरों से कंपेयर करना बंद करते हो तो आप अपनी सेविंग और पैसे बचाते हो और साथ ही खुश भी ज़्यादा रहते हो। आजकल आप इंस्टाग्राम में जो देखते हो, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स,
फैंसी डिनर्स या कोई ट्रिप्स, इन सब को अगर आप इग्नोर करना सीख जाओ तो आपका ध्यान शिफ्ट होता है उन चीज़ों पर जो सच में इम्पोर्टेंट है, जैसे अच्छी रिलेशनशिप बनाना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपको अंदर से खुशी दे। ट्रैप नंबर 9, टैक्स इनएफिशिएंसी, मतलब टैक्स को समझने में फेल होना या इग्नोर करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लेजेंडरी लाइन बोली थी, इस दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें पक्की हैं, मौत और टैक्स। और वो सही कहकर गए हैं, इसलिए तो उनकी फ़ोटो US डॉलर में है। आपको पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्चा टैक्स ही होता है। जितना पैसा आप टैक्स में दे रहे हो उतना ही पैसा आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते थे। यानी अगर आप 1 रुपये टैक्स में दे रहे हो तो वो रुपए आप किसी काम की चीज़ जैसे इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड या गोल्स में लगा सकते थे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स की स्ट्रैटेजीज हर कंट्री में अलग होती है, इसीलिए एग्जैक्ट फार्मूलाज या एग्जाम्पल यहाँ देना मुश्किल है। शुरुआत करने के लिए आप ChatGPT या किसी टैक्स एडवाइज़र से पूछ सकते हो। बेसिक समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन टैक्स प्लानिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अपना फोकस रखो ज़्यादा पैसा कमाने में, ना कि कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बचाने वाले ट्रिक्स पर। अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके देश ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। आप सरकार का शुक्रिया अदा टैक्स देकर कर सकते हो। टैक्स बचाने के चक्कर में ज़िंदगी का पूरा टाइम मत वेस्ट करो। ज़्यादा इनकम टैक्स कमाने पे फोकस करो, यही रियल वेल्थ का रास्ता है। ट्रैप नंबर 10, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मैं आज जितना कमा रहा हूँ उतना कभी नहीं कमाया, फिर भी पैसे बचा क्यों नहीं पा रहा? अगर ये सवाल आपने भी किया है खुद से तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपकी प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हो। नए कपड़े, नए कार्स, रेस्टोरेंट में खाना खाना और वेकेशन प्लानिंग्स, और फिर भी आप सोचते हो कि अच्छा हुआ मेरी सैलरी बढ़ गई। आपकी जब सैलरी बढ़ी तब आपने अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लिया। ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये आपको कभी अमीर होने ही नहीं देगा, चाहे आप कितना भी कमा लो। एक फ्रेंड इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता है। जब उसको बोनस मिलता है तो पूरा ऑफिस एक्सपेंसिव शूज़ और वॉचेस ढूंढता है इन्वेस्टिंग की बजाय। आपका बोनस आता है तो आपको लगता है कि शॉपिंग करने का टाइम आ गया है। सही तरीका क्या है? अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे बढ़ाओ, सैलरी के ग्रोथ से कम स्पीड में। अगर आप 30,000 रुपये की सैलरी में 10% सेव कर रहे हो तो 60,000 होने पर भी 10% ही सेव करो। इससे आपकी सेविंग कांस्टेंट ग्रो करेगी और फ्यूचर में फ्रीडम मिलेगा। MJ डिमार्को के वेल्थ ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट याद रखो। वेल्थ इक्वल्स टू फैमिली प्लस फिटनेस प्लस फ्रीडम। ट्रू वेल्थ मतलब अपने बच्चों को ग्रो होते देखना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपनी मर्जी का काम करना। ये सब चीज़ें मनी के थ्रू पॉसिबल होता है अगर उससे वाइसली यूज़ किया जाए। चार्ली मुंगर का एक कोट है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक सिंपल आइडिया है, लेकिन अगर तुम इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो वेल्थ ऑटोमेटिक बनेगी। वीडियो ख़त्म करने के लिए मैं इतना कहूँगा, जितनी सैलरी बढ़े उतना लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ। सेविंग और इन्वेस्टिंग में भी ग्रोथ लाओ। ये ही तुम्हें ट्रू फ्रीडम और रियल वेल्थ तक ले जाएगा, ना कि शो ऑफ वाली चीज़ें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।